हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना यहां पर चल रहा है क्लास 11th की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री अपनी चल रही है, जिसका अध्याय अपना चल रहा है 4th और अपने अध्याय का नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। इसके अंदर अगर पीछे कक्षा की अगर हम बात करें पार्टिकुलर, तो पीछे वाली कक्षा में हमने पहले तो अष्टक के नियम की सीमाएं पढ़ी थी, उसके बाद डिटेल से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। हमने जालक ऊर्जा वगैरह पढ़ी, वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने सीखी थी। ठीक है, तो आज की जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, आबंध प्राचलन। आबंध प्राचलन हमारा आज का विषय रहने वाला है। इसी में हम कुछ टॉपिक्स, कुछ बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक नंबर पे आप लगा सकते हैं आबंध लंबाई को हम पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे, आबंध लंबाई। अगर आप अंग्रेजी में लिखने के शौकीन हैं तो बॉन्ड लेंथ लिख सकते हैं, ये आबंध को बॉन्ड और लंबाई के लिए आप लेंथ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो हम पढ़ेंगे आबंध कोटि को भी पढ़ेंगे। इसके लिए अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो बॉन्ड ऑर्डर लिख लीजिए आप। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे आबंध कोण को पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल लिख लीजिए। ठीक है, और अगर बात करें तो हम एक और चीज़ पढ़ सकते हैं इसके अंदर, आबंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी। क्या पढ़ सकते हैं, आबंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी, इसके अंदर हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। हम आबंध सबसे पहले अगर इस टॉपिक से अगर लेना चाहिए, सबसे आसानी से समझ में आने के लिए हम पहले ले लेते हैं आबंध कोटि को ले लेते हैं बच्चों। किसको लेते हैं, आबंध कोटि। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर को सबसे पहले हम सीखेंगे। अब आबंध कोटि होती क्या है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, साथ साथ में समझते हैं, साथ साथ में मैं लिखते जाऊंगा, साथ साथ में आप समझते जाएंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगेगा जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज बहुत मज़ेदार तरीके से हम इन चीज़ों को सीखेंगे, बहुत आसानी से इन सभी चीज़ों को हम सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो परिभाषा लिखना चाहें तो आप परिभाषा में क्या लिखेंगे कि जब सहसंयोजक बंध बनता है, सहसंयोजक बंध आपको पता है कैसे बनता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सहसंयोजक बंध बनता है, जो सहसंयोजक बंध है, बनने या बनाने वाले लिख लीजिए, थोड़ा सा परिभाषा को अच्छे से, सहसंयोजक बंध बनाने, तो कौन बनाएगा, बनाने के लिए दो परमाणु। अब सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है, कोई दो परमाणुओं के, कोई दो तत्वों के मध्य बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिख रहे हैं कि सहसंयोजक बंध बनाने वाले दो परमाणुओं में से कोई एक, में से कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है, क्या बन रहा है, कोई सहसंयोजक बंध बन रहा है, उसके लिए जो दो परमाणु है उनमें से कोई भी एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितने इलेक्ट्रॉन का वह क्या करता है, साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए देता है, जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए साझा करता है या देता है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम आबंध कोटि कहते हैं। लिख लीजिए, उसे ही आबंध कोटि कहते हैं। तो यह परिभाषा आप देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या लिया यहाँ पर बच्चों, H2 लिया। तो आपको पता है हाइड्रोजन की संरचना ऐसी होती है दोनों की, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण कर रहे हैं। तो अब अपनी परिभाषा देखिए, सहसंयोजक बंध बनाने के लिए कोई दो परमाणुओं में से कोई एक ले लीजिए, इस हाइड्रोजन को ले लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए साझा करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। तो इसकी जो आबंध कोटि होगी वह कितनी होगी, एक होगी। इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी आबंध कोटि कितनी हुई बार बच्चों, यहाँ पर एक होने वाली है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं।
H2 के अलावा हम सीख लेते हैं O2 ले लेते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक होता है इसका 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, 2 और क्या लिखते हैं, 2 और 5 लिखते हैं, 2 और 5 लिखते हैं। तो आपको पता है इसके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके कितने परमाणु हैं हमारे पास, 2 है, 1 2 3 4 5। क्या होता है 8 नंबर पे आती है तो 2 और 6 लिखते हैं, सॉरी, तो 2 और 6 कर लेते हैं, ठीक है, 2 और 6। अब देखिए ऑक्सीजन क्या करता है, अपने संयोजकता को पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है अपनी संयोजकता को यहाँ पर पूरा करने के लिए। जब डबल बॉन्ड बनाता है तो इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। कैसे, इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। तो अब अगर हम लिखना चाहें आबंध कोटि लिखना चाहिए, किसी के लिए भी ले लीजिए, इस ऑक्सीजन के लीजिए, इस ऑक्सीजन के लिए, दोनों ने 2 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, तो कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 है। और एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला ले लेते हैं कोई, क्या लेते हैं, N2। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 7 है, तो 7 में से ठीक है, 7 में से बाह्यतम कोश में कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। संरचना किस प्रकार की प्राप्त होती है, इस प्रकार की संरचना में प्राप्त होती है, जिससे इसकी जो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इस नाइट्रोजन की बात करें, इसकी तीनों 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं, तो इसकी आबंध कोटि क्या होगी, आबंध कोटि क्या होगी, 3 होगी। मुझे लगता है आबंध कोटि बिल्कुल मक्खन की तरह आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल मक्खन के जैसे, बिल्कुल कह सकते हैं कि मलाई की तरह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी कुछ टफ है ही नहीं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल भाषा में इसको बताया गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन, अब ले लेते हैं आबंध कोण को ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, अच्छा टॉपिक है। क्या लेते हैं, आबंध कोण, हेडिंग लगा सकते हैं आप, आबंध कोण। देखिए परिभाषा से पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल से सीखें, या परिभाषा से आप, अच्छा रहेगा कि पहले थोड़े से एग्जाम्पल दे दूं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बारे में। अगर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, इसलिए मैं मार्कर को चेंज किए हैं ताकि जो ब्लू से काम करूँगा वो किसके लिए होगा, आपका आबंध कोण के लिए होगा। ब्लैक वर्क किसके लिए था, आबंध कोटि के लिए था। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं किसको, H2O को लिया हमने, किसको लिया, H2O को लिया। तो हमें पता है H2O की संरचना हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे, और एक ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, ये जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। जहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना उसे ही आबंध कोण कहते हैं। यहाँ पर आबंध कोण की बात करें तो 104.0 या 104.5 लिख सकते हैं। ये इसके मध्य का क्या है, आबंध कोण है इन दोनों के मध्य का, ठीक है। इसमें मुझे लगता है आपको अब अच्छे समझ में आ जाएगी परिभाषा भी, इसीलिए मैंने पहले आप यही लिखा है। तो डायग्राम हमने अच्छे से सीख लिया, अब हम परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी अणु, यहाँ पे हम किस अणु की बात करें, हमने वहाँ पे देखा था H2O कि के केंद्रीय परमाणु, के केंद्रीय परमाणु अर्थात ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, केंद्रीय परमाणु है, से जुड़े हुए अन्य परमाणुओं द्वारा जुड़े हुए अन्य परमाणु यहाँ पर कौन कौन से, दोनों हाइड्रोजन हैं, द्वारा बनाए गए, क्या बना रहे हैं, दोनों ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या बना रहा है, सहसंयोजक आबंध बना रहा है। तो क्या लिखेंगे, बनाए गए सहसंयोजक आबंध बनाना है ना, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, सहसंयोजक आबंध बना रहे हैं। तो बनाए सहसंयोजक आबंध, या बंध लिख लीजिए, केच पे लिख लीजिए, के बीच के कोण को, इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि जब देखिए जो केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन, इस दोनों से हाइड्रोजन ने सहसंयोजक आबंध बनाया है, तो इन दोनों के बीच में जब सहसंयोजक आबंधों के बीच में कोण बन रहा है पर्टिकुलर, उस कोण को ही क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या
कि आबंध कोटि क्या होती है और आबंध कोण क्या होते हैं। अच्छे से समझ में आया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम थोड़ा सा जगह यहाँ पे नहीं है तो उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट आगे वाले पेज पे करते हैं। तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली है, आबंध कोटि पढ़ लिया, आबंध कोण पढ़ लिया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं अपन आबंध लंबाई को। क्या पढ़ेंगे, आबंध लंबाई। आबंध लंबाई क्या होती है, पहले परिभाषा लिख लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को परिभाषा लिखें तो अच्छे समझ में आती है। कुछ चीज़ें क्या होती है कि परिभाषा के पहले अगर उदाहरण को कर लें तो आसानी समझ में आती है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि इस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, तो वही चीज़ मैं पहले करता हूँ। उसके बाद जो चीज़ अच्छे हो उसको पहले, उसको बाद में अच्छे से मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो लिखेंगे आबंध बनाने वाले, आबंध कौन बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। यही चीज़ अगर मैं पहले आपको उदाहरण से मतलब थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता तो परिभाषा से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बिल्कुल आसान, आबंध लंबाई कहते हैं, आबंध लंबाई कहते हैं। बहुत आसान है यह, तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी वाली बात। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, वैसे इसे हम सहसंयोजी त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी लिख लेते हैं, इसे सहसंयोजी त्रिज्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी त्रिज्या भी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आई होगी। आबंध बनाने वाले परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहते हैं, इसे ही सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। समझते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और बी हमारे पास है, ठीक है। तो ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी, ये इनके केंद्र हैं। इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, इसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आबंध लंबाई के नाम से जाना जाता है। बच्चों अच्छे समझ में आया होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। आबंध लंबाई अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो पढ़ते हैं वान डर वाल त्रिज्या। अब वान डर वाल त्रिज्या क्या बला होती है कि जब कोई अनाबंधित परमाणु का जो संयोजी कोश होता है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलो परिभाषा लिख लेते हैं कि किसी अनाबंधित, बाद में समझेंगे अच्छे से, अनाबंधित परमाणु, क्या बात करें यहाँ पर कि किसी अनाबंधित परमाणु का संयोजी कोश सहित, क्या लिख रहे हैं, किसी अनाबंधित परमाणु का संयोजी कोश सहित आकार ही क्या कहलाती है, उसकी वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। आकार ही वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वान डर वाल त्रिज्या कहलाती है। इसके लिए मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए ये अपना क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर एरिया है इसका। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, यहाँ पे भी अपना क्लोरीन है और क्लोरीन, तो इसके अंदर भी इसको थोड़ा सा पास में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, क्लोरीन, तो इसका भी एक यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर एरिया। तो इन दोनों के पर्टिकुलर एरिया के मध्य जो यहाँ पर जो त्रिज्या बन रही है, कह सकते हैं कि ये जो बीच की दूरी है, उससे ही हम किस रूप में जानते हैं, वान डर वाल त्रिज्या के रूप में जानते हैं। इसकी वान डर वाल त्रिज्या कितनी होती है, 180 पिकोमीटर। अगर इसकी बात करें, ये जो फुल लेंथ है पूरी की पूरी, वे कितनी होती है, 360 पिकोमीटर, ठीक है। तो यही क्या है, वान डर वाल त्रिज्या है। अच्छे समझ में आया होगा। और हमने क्या पढ़ा, आबंध लंबाई पढ़ी, उम्मीद करता हूँ वो भी अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को।
तो अभी हम टॉपिक को अपनी कंटिन्यू करें आबंध लंबाई को। क्या लिखेंगे कि आबंध लंबाई को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ रही हैं हम, आबंध लंबाई को कौन कौन सी जो कारक है वह क्या करते हैं यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले हम यहाँ पर कारक की बात करते हैं कि कौन कौन से कारक है वो आबंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। दो कारकों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे परमाणु का आकार। जी हाँ, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जो परमाणु का जो आकार है वह किस प्रकार से आबंध लंबाई को प्रभावित करता है। तो देखिए हम सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, HF ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन का आकार है वो ऐसा कुछ होता है और इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, इसके मध्य नाभिकों के बीच की ये क्या है, इसकी आबंध लंबाई है। इसी प्रकार से बात करें तो ये हाइड्रोजन का आकार हो गया, ये क्लोरीन का आकार हो गया। तो इस प्रकार से जो कोई भी परमाणु है उसका आकार किसको प्रभावित करता है, आबंध लंबाई को। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो आबंध लंबाई होती है, क्या होती है, आबंध लंबाई वह क्या होती है, वह समानुपाती होती है किसके, परमाणु के आकार के, परमाणु का आकार। आबंध लंबाई समानुपाती होती है किसके, परमाणु के आकार के समानुपाती होती है। ठीक है, हम दूसरे कारक की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक लिख लेते हैं, आबंध की कोटि। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा, आबंध लंबाई लिखा, लेकिन पढ़ाया क्या मैंने, पहले आबंध कोटि पढ़ाया। अब आबंध कोटि पढ़ाने का कारण, यहाँ पे आबंध कोटि कारक किसको प्रभावित करती है, आबंध लंबाई को प्रभावित करती है। अगर मैं पहले आपको आबंध लंबाई पढ़ाने लगता तो पूरी की पूरी आबंध कोटि में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती बात, इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ाया है। तो हमें पता है कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड बन रहा है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध का निर्माण होता है। यहाँ पे पता है आपको आबंध की कोटि क्या है, 1 है, यहाँ पे पता है 2 है, यहाँ पे पता है 3 है। तो इस प्रकार से प्रभावित करती है। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि जो आबंध की जो लंबाई होती है, आबंध लंबाई वह व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, आबंध कोटि के, किसके, आबंध कोटि के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन आबंध लंबाई समानुपाती किसकी होती है, परमाणु के आकार के तो समानुपाती होती है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, आबंध की कोटि के। तो जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, फिर हम नया इसमें क्या रहेगा, अपनी आबंध ऊर्जा आबंध एंथैल्पी रह जाती है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं, उसको पूरा करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी। तो हम क्या देख रहे हैं कि गैसीय अवस्था में किसी आबंध के एक मोल को, देखिए हमने ए और बी लिया, किस अवस्था में है, गैसीय। थोड़ा सा स्पेस की जगह पे आप ना ऊपर लिख लेते हैं। अपन ने क्या लिया, ए और बी लिया, किस अवस्था में थे, गैसीय अवस्था में। इन दोनों को तोड़ करके अपने को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो ए और बी बन गए, ये भी किस अवस्था में आ गए, गैसीय अवस्था में। अब इन दोनों को जो वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई। यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई एक क्या है, आबंध है, या कह सकते हैं कि कोई एक अणु है हमारे पास, उसको दो अलग अलग परमाणुओं में, दो अलग अलग चीज़ों में उसको तोड़ना है। तो इसके लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आबंध ऊर्जा कहते हैं या आबंध एंथैल्पी कहते हैं। इसमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। उदाहरण ले लेते हैं, अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं H2O को। H2O को हमने किस में तोड़ेंगे, H2O को H और OH में तोड़ेंगे, H और OH आयन में तोड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जिस हमें आबंध एंथैल्पी की आवश्यकता पड़ रही है, किसकी, आबंध एंथैल्पी। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कितनी आबंध एंथैल्पी की हमें आवश्यकता है, तो हम क्या कह सकते हैं, 494 किलो जूल पर मोल। एक मोल को तोड़ने के लिए 494 किलो जूल जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता पड़ रही है, उसे क्या कहते हैं, आबंध एंथैल्पी कहते हैं। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2 को तोड़ना है, किस में तोड़ेंगे,
H और H में तोड़ेंगे, गैसीय अवस्था में होंगे ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा चाहिए वह होती है 498 किलो जूल। यही लिखा है ना, 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को वियोजन आबंध ऊर्जा अथवा आबंध एंथैल्पी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए जल्दी से इस उदाहरणों को नोट कीजिए, पॉज करके जल्दी से उदाहरणों को लिखिए, फिर मैं उदाहरणों को यहाँ पर साफ करने जा रहा हूँ। लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं कि आबंध ऊर्जा या आबंध एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक, आबंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक इन सभी को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आबंध लंबाई की। आबंध लंबाई की, तो आबंध लंबाई सिखा चुका हूँ, इसीलिए मैंने पहले क्या पढ़ाया, आबंध लंबाई पढ़ाया था आपको। किससे पहले, आबंध एंथैल्पी से पहले। तो आबंध लंबाई अगर बात करें किसकी, Cl2 की बात करें, तो जैसे हमें पता है ये Cl है, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। ये Cl के 2 परमाणु, इनके बीच की जो आबंध लंबाई है वह यह है, और यह मान लेते हैं किसके बीच की है, ये अपना Br2। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ कह सकते हैं कि यहाँ पे छोटा आकार है, यहाँ पे बड़ा है, तो जो आबंध ऊर्जा है क्या है हमारे पास, जो आबंध ऊर्जा है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, आबंध लंबाई की। किसकी, आबंध लंबाई की यहाँ पर क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक और हम कारक की बात करें, अगर नेक्स्ट कारक की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, वही अपना पुराना, इसीलिए पहले पढ़ाया ये सभी आपको कि आबंध की कोटि, हमने यही देखा, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया कि जो जिसमें कि 3 है जिसकी आबंध कोटि वह क्या है, पावरफुल है। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि जो आबंध ऊर्जा होती है, क्या होती है हमारे पास, आबंध ऊर्जा होती है वह समानुपाती होती है किसकी, आबंध कोटि की। क्या होती है, आबंध कोटि की समानुपाती होती है कि जितनी अधिक आबंध कोटि उतना ही अधिक क्या होगा, आबंध ऊर्जा होगी। ठीक है, क्योंकि उतनी ही अधिक ऊर्जा चाहिए उसको तोड़ने के लिए। ये चीज़ हो गई। एक और कारक ले लेते हैं अपने। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति, क्या लेते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपको पता है, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन की बात करूं तो आपको पता है इसके ऊपर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रकार से बंद बना ले फिर भी एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बच जाता है, फ्रेम में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास यहाँ पर। तो इसमें हम उदाहरण क्या ले लेते हैं, आसान सा उदाहरण लेते हैं, कार्बन कार्बन ले लेते हैं, और अभी हमने जो सीखा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोजन ले लेते हैं। इनके पास क्या है, हमें पता है इसके पास एकांकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह उपस्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो आबंध ऊर्जा होती है वह क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रेजेंटेशन या उपस्थिति। ये चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमने क्या पढ़ा, आबंध लंबाई पढ़ी, आबंध कोटि पढ़ी, आबंध कोण पढ़ा और आबंध ऊर्जा पढ़ी। ये टॉपिक है अच्छे से किए हैं हमने, अच्छे से डाउट आपके इनके बारे में क्लियर हुए होंगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए प्लेलिस्ट के अनुसार, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।